गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे एमएचसी की वर्किंग के बारे में, यानी कि इसके दो पाथवे के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम एक बार बेसिक रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना। एमएचसी होता क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। उसको ह्यूमंस में क्या बोलते हैं? एचएलए। और माउस में क्या बोलते हैं? H2 कॉम्प्लेक्स। शायद ये पॉइंट मैं पिछली वीडियो में मिस कर दिया है ना। क्या बोलते हैं? H2 कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो MHC1 है, MHC2 है, वो दोनों अलग अलग तरह के एंटीजन के लिए काम करते हैं। जैसे कि जो MHC1 है वो एंडोजीनियस पाथवे से काम करता है और एंडोजीनस एंटीजन पे काम करता है, जबकि जो MHC2 है वो किस पे काम करता है? एक्सोजीनस एंटीजन पे काम करता है। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं? एंडोजीनस और एक्सोजीनस पाथवे। तो सबसे पहले देखो एंडोजीनस पाथवे। अच्छा, एंडोजीनस पाथवे है किसके लिए? MHC1 के लिए, है ना। देखो होता क्या है। सबसे पहले तो असेंबली होनी है एमएचसी की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी, ठीक है। क्या होता है? जो अल्फा चेन है ना, अल्फा चेन एसोसिएट करती है एक प्रोटीन के साथ, या फिर प्रोटीन एसोसिएट करता है अल्फा चेन के साथ, जिसका नाम है कार्लेक्सिन प्रोटीन। ठीक है, कार्लेक्सिन कराता क्या है? अल्फा चेन की फोल्डिंग करा देता है। क्या हुआ? जो अल्फा चेन थी उसके साथ एसोसिएट हुआ और उसकी फोल्डिंग में हेल्प कर दी। अब क्या होता है कि उसमें तो क्या था? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 था और उसके साथ में बीटा के अटैच हो रहा था। तो अब क्या होता है? बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अटैच विद अल्फा चेन। जैसे ही ये अटैच होगा अल्फा चेन के साथ में, तो कार्लेक्सिन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कार्लेक्सिन एग्जिट। ठीक है, अल्फा चेन और बीटा चेन का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा? शेपरोन्स आएंगे। शेपरोन्स में इसमें है दो तरह के शेपरोन्स हैं, ठीक है। शेपरोन, एक है टीएपी। टीएपी की फुल फॉर्म है टेपेसिन एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, सॉरी, टेपेसिन एसोसिएटेड प्रोटीन एक शेपरोन नहीं है। शेपरोन तो टेपेसिन है। ठीक है, हुआ क्या है? अल्फा चेन के साथ में कार्लेक्सिन ने बाइंड किया है और अल्फा चेन की फोल्डिंग करा दी है। उसके बाद बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अटैच होता है। जैसे ही बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अटैच होता है तो कार्लेक्सिन तो निकल जाता है। उसके बाद शेपरोन अटैच होंगे, टेपेसिन और कार्लेटिक्युलिन। ठीक है, टेपेसिन जो है वो करता क्या है? टैप को लेके आता है एमएचसी के पास में, यानी कि क्या करता है? proximity, increase the proximity of TAP plus MHC। ठीक है, रेटिकुलिन इसी एसोसिएशन में हेल्प करता है। और एक है प्रोटीन ERP57 करके, वो भी क्या करेगा? वो क्या करता है? टेपेसिन के साथ तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कार्लेटिक्युलिन के साथ क्या करेगा? नॉन कोवेलेंटली अटैच हो जाएगा। नॉन कोवेलेंटली अटैच। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें क्या है? अल्फा चेन है, बीटा चेन है, टेपेसिन है, कार्लेटिक्युलिन है, ERP57 है। ठीक है, अब टैप का क्या काम है? टैप क्या है? एक चैनल की फॉर्मेशन करता है टैप। ठीक है, मान लो कि ये है और ये टैप है। तो टैप से क्या होगा? एंटीजन जो है ना, मान लो ये एंटीजन है, कौन सा है? एंडोजीनस एंटीजन है। तो प्रोटीएज जो एंजाइम होती है वो क्या करती है? इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है ना। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये टैप के थ्रू एंट्री करते हैं किसमें? एमएचसी में। और टैप और एमएचसी को एसोसिएट करने में, क्लोज लाने में कौन हेल्प करता है? टेपेसिन प्रोटीन, टेपेसिन शेपरोन हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, उन पेप्टाइड का क्या होगा जो एमएससी के साथ में एसोसिएट नहीं कर रहे? इसका तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी पूरा क्या क्या होता है। ठीक है,
जो एसोसिएट नहीं कर रहे एंटीजन उसका क्या होगा, एक्सोजीनियस प्रोटीएज होती है, ERAP1 और ERAP2। क्या है ये दोनों, एक्सोजीनियस प्रोटीएज। ये उन दोनों को क्लीव कर देते हैं। अब जो ERAP2 है ना, वो उसकी तो एफिनिटी है कि वो किसी भी तरह के पेप्टाइड को क्लीव कर सकती है, कैन क्लीव एनी पेप्टाइड, इसकी लिमिट नहीं है कोई। लेकिन जो ये है ना, ये 8 अमीनो एसिड से अगर कोई छोटा पेप्टाइड है, स्मॉलर देन 8 अमीनो एसिड, तो उसको क्लीव नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि 8 अमीनो एसिड से जो बड़ा वाला पेप्टाइड है सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसी को क्लीव कर सकता है। अब डायग्राम देख लो इसका। एमएचसी की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, एमएचसी की सिंथेसिस हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो मान लो कि ये ऐसे कुछ है, ये है अल्फा चेन। क्या है, अल्फा चेन। ठीक है, कार्नेक्सिन इसके साथ में आके यहाँ एसोसिएट कर जाता है। क्या है ये, कार्नेक्सिन। ठीक है, कार्नेक्सिन इसको एसोसिएट कर लिया इसको, अब क्या आएगी, अब आएगी बीटा चेन। ठीक है, तो जैसे ही बीटा चेन आई, कार्नेक्सिन तो क्या हो गया, निकल गया। तो ऐसे देखो, क्या है ये, बीटा चेन। बीटा चेन एसोसिएट होगी। ये काम किस में चल रहा है, ये है सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल रहा है। और रफ एंडोप्लाज्मिक उसके यहाँ ये है टैप, यहाँ से किसकी एंट्री होनी है, एंटीजन की एंट्री होनी है ना, यहाँ से ये एंटीजन के स्मॉल स्मॉल पीसेस है, इनकी एंट्री हो गई और यहाँ एसोसिएट होना है एंटीजन को। ठीक है, अब इस एसोसिएशन में कौन कौन हेल्प कर रहा था, एक तो था टेपेसिन। ठीक है, ये है टेपेसिन। क्या है ये, टेपेसिन। एक क्या है, ERP54 है, ERP54। और एक क्या है, इसके साथ साथ कौन सा था, कार्ल रेटिकुलिन था, तो कार्ल रेटिकुलिन। क्या है, ERP54 है, कार्ल रेटिकुलिन है, टेपेसिन है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है। ठीक है, अब ये बन गया ना एक बार कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या होगा कि इसकी गोल्गी बॉडी में एंट्री होनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सब तो एक बार एसोसिएशन हो गई, यहाँ पे एंटीजन आ गया, उसके बाद ये इन सब का कोई काम नहीं है। ठीक है, सिवाय किस स्ट्रक्चर के, एमएचसी के। ये एमएचसी है ना, अब ये किस में आ गया, ये है गोल्गी बॉडी में। ठीक है, गोल्गी बॉडी से इसको एसोसिएट कहाँ होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कैसे एसोसिएट होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से। तो इसका वेसिकल बना ऐसे करके है, और ये यहाँ पे ऐसे है मान लो, तो ये पिंच ऑफ होके कहाँ अटैच हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इसको एक्सप्रेस कहाँ करना है, इसको एक्सप्रेस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही करना है ना। ये एंटीजन है, ठीक है, क्या क्या है, अल्फा चेन है, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है और एंटीजन है। कहाँ पे एक्सप्रेस करना है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कैसे आया, ये पहले गोल्गी बॉडी में था, है ना, गोल्गी बॉडी से आया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, और यहाँ पे एसोसिएशन किसने हेल्प की, टेपेसिन ने, कार्ल रेटिकुलिन ने, ERP54 ने। किस चीज की एसोसिएशन हेल्प की है, अल्फा बीटा चेन की और एंटीजन की। सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किसने किया था, कार्नेक्सिन ने। ये सबसे पहले काम कहाँ चल रहा है, एसोसिएशन कहाँ चल रही है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद कहाँ चल रही है, गोल्गी बॉडी में चल रही है। गोल्गी बॉडी से उसको कहाँ आना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एंडोजीनियस पाथवे है, मतलब ये जो एंटीजन है ये बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, ये सब ऐसे दिखा देना, एक सेल के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, ये पूरी एक सेल है। ठीक है, अब देखो एंडोजीनस पाथवे तो किसके लिए था,
MHC1 के लिए जो एंडोजीनस एंटीजन के साथ में डील कर रहा था। अब हम देखेंगे कि एक्सोजीनस पाथवे जो किसके लिए है, MHC2 के लिए, या फिर जो बाहर से एंटीजन आया है कोई उसके लिए है। अच्छा, जो APC सेल होती है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो दोनों पे एक्सप्रेस कर सकती हैं, MHC1 पे भी और MHC2 पे भी। तो इसको रोकने के लिए एक सिस्टम है, जो MHC1 से अटैच हो रहे हैं वो MHC2 से अटैच ना हो, इसको रोकने के लिए सिस्टम है। देखो कैसे है, क्या है, एक्सोजीनस पाथवे है। ठीक है, एक्सोजीनस पाथवे में भी क्या है कि पहले तो एसोसिएशन हो रही है। अब देखो इसका थोड़ा सा अलग है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके ये अल्फा चेन है और ऐसे कुछ करके कौन सी चेन है, बीटा चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे MHC1 वाला एंटीजन ना आके अटैच हो जाए, उसके लिए क्या होता है, इनवेरिएंट चेन आके अटैच हो जाती है। क्या होता है, इनवेरिएंट चेन। और अच्छा, ये मान लो कि इनवेरिएंट चेन ऐसे अटैच हो गई। अब इनवेरिएंट चेन ऐसे अटैच हो गई तो इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट तो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, है ना। क्या है ये, इनवेरिएंट चेन। इनवेरिएंट चेन किसकी बनी हुई है, एक टेट्रामर है, प्री असेंबल्ड टेट्रामर प्रोटीन, प्री असेंबल्ड टेट्रामर प्रोटीन है ये। कर क्या रहा है ये, MHC1 वाला कोई भी एंटीजन आके यहाँ अटैच ना हो, उसकी जो बाइंडिंग है उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये अल्फा बीटा चेन जो है उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। ये काम किसमें हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद उसमें तो क्या हो रहा था कि पूरा कॉम्प्लेक्स सा बन रहा था, इसमें कुछ नहीं है, ये यूं का यूं किसमें चला जाएगा, गोल्गी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, अब एंटीजन को तो क्या है, बाहर से आना है ना। तो जब ये गोल्गी बॉडी में जाता है ना, तो होता क्या है कि गोल्गी बॉडी में प्रोटियोसोमल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये जो इनवेरिएंट चेन है ना, ये क्लीव हो जाती है। तो एक छोटा फ्रेगमेंट बचता है जिसको हम बोलते हैं क्लिप। क्या हो रहा है कि जब ये गोल्गी बॉडी में आ गई तो इसका पूरा फ्रेगमेंट नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटियोसोमल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इतना सा पोर्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं क्लिप। क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटियोसोमल एक्टिविटी हुई है। ठीक है, क्लिप क्या है, क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन प्रोटीन। क्या है, क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन प्रोटीन। ठीक है, अब मान लो कि ये सेल थी, सेल के बाहर से एक एंटीजन आया है, ठीक है, अंदर आते इसकी क्या होगी, प्रोटियोसोमल क्लीवेज होगी। अब इसको होना तो कहाँ अटैच है, क्लिप के साथ अटैच होना है, क्लिप की जगह पे अटैच होना है। अब जहां पे कोई चीज ऑलरेडी अटैच है, आपको उसको हटाने के लिए किसी ना किसी की मदद तो लगेगी ना, है ना, लगती है कि नहीं लगती। तो इसको करने के लिए एक होता है HLADM, जो क्या करता है, इसका HLADM एक्सचेंज करवा देता है एंटीजन का और क्लिप का। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गए, एंटीजन अटैच हो गए। ठीक है, ये एंटीजन है, ये यहाँ पे आके अटैच हो गए है। ये अभी भी किसमें, गोल्गी बॉडी में। तो अब इसको एक्सप्रेस कहाँ करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच कर एक्सप्रेस करना है ना। तो होता क्या है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है उसी की तरह, और ये जो एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स है ये बाहर एक्सप्रेस कर जाता है, किसकी हेल्प से, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से। हुआ क्या है, जब RER में इसकी एसोसिएशन हो रही है ना, तो इनवेरिएंट चेन आके अटैच हो गई, ताकि जो MHC1 से एंटीजन अटैच हो रहे हैं वो इससे अटैच ना हो। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इसकी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये गोल्गी बॉडी में जाएगा, गोल्गी बॉडी में प्रोटियोसोमल एक्टिविटी ज्यादा है, इनवेरिएंट चेन जो है वो क्लीव हो जाएगी, इसको छोटा सा सेक्शन रह जाएगा जिसको हम क्लिप बोल रहे हैं। क्लिप क्या है, क्लास 2 एसोसिएटेड
इनवेरिएंट चेन प्रोटीन। ठीक है, अब जहाँ पे क्लिप है वहां आना किसको है, वहां एंटीजन को आना। कौन से एंटीजन को आना है, एक्सोजीनस। तो यहाँ से एंटीजन अटैच किया, जैसे ही वो अंदर आया उसकी प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होगी। ये छोटे छोटे हैं, ये हमारे को स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसकी हमारे को एक्सचेंज करानी है किसके साथ में, क्लिप के साथ में। एक्सचेंज होगी किसकी मदद से, HLA-DM की मदद से। HLA-DM क्या कर रहा है, जो एंटीजन है उसको रिप्लेस करवा रहा है किससे, क्लिप को वो करवा रहा है, रिप्लेस करवा रहा है एंटीजन से। क्लिप को निकाल देगा और एंटीजन को यहाँ क्या करा देगा, इंट्रोड्यूस करा देगा। फिलहाल ये गोल्गी बॉडी में था, इसको एक्सप्रेस कहाँ करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाहर एक्सप्रेस कर जाएगा। क्या क्या बताया है मैंने आज, क्लास 1 और क्लास 2 है ना। क्लास 1 में पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अंदर जो होना था अंदर हो चुका है, वहीं एंटीजन अटैच हो चुका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद वो गोल्गी बॉडी में आता है, गोल्गी बॉडी के बाद वो किस पे एक्सप्रेस करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ही ब्लॉक हो गई। गोल्गी बॉडी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे प्रोटीन अटैच हुआ था, इनवेरिएंट चेन जो अटैच हुई थी वो क्या हो गई, क्लीव हो गई, और छोटा सा सेक्शन बचा है उसका क्लिप को किसने एक्सचेंज करवाया है, HLA-DM ने। किसको, क्लिप और एंटीजन को। एंटीजन क्या हो गया, अटैच हो गया। अब इसको एक्सप्रेस कहाँ करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।